इस चैनल पे आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। राष्ट्रपति और राज्यपाल से संबंधित अनेक शक्तियों को हमने देखा है तुलनात्मक रूप से कि उनकी विधायी शक्तियाँ क्या हैं, कार्यपालिका से संबंधित शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ। इसके अतिरिक्त कुछ शक्तियाँ जो हैं सिर्फ राष्ट्रपति को प्राप्त हैं और विवेकाधिकार से जुड़े हुए मामले हैं जो दोनों को ही प्राप्त है, राष्ट्रपति को भी प्राप्त है, राज्यपाल को भी प्राप्त है। और इसके अतिरिक्त जो संविधान के अनुच्छेद 361 के अंतर्गत राष्ट्रपति और राज्यपाल को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त है। तो ये इन सबों को हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं राष्ट्रपति की जो दो शक्तियां हैं, कूटनीतिक शक्ति और सैन्य शक्ति। तो ये सिर्फ राष्ट्रपति को ही प्राप्त है, क्योंकि आपको पता है कि रक्षा और विदेश से जुड़े हुए मामले केंद्र के विषय होते हैं, तो उसमें राज्यपालों को कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। तो सबसे पहले जो मामला आता है वो है सैन्य शक्ति। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 53(2) में बतलाया गया है क्या है। तो हमारे राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर होते हैं। जाहिर सी बात है, जब सुप्रीम कमांडर होंगे तो तीनों सेनाध्यक्ष अर्थात जल, थल और वायु सेना के जो अध्यक्ष होंगे उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाएगी। इसके अतिरिक्त सैन्य शक्ति के अंतर्गत ही आता है कि किसी देश के साथ, दुश्मन देश के साथ अगर युद्ध होना हो, युद्ध की नौबत आती है, तो युद्ध की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। फिर शांति की बहाली अर्थात जिनके साथ हमारा युद्ध चल रहा है, युद्धरत है, उस देश के साथ शांति की बहाली भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। अब हम आते हैं राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्ति। तो कूटनीतिक शक्ति से मतलब है कि विदेश से जुड़े हुए मामले जो हैं वो शक्तियाँ। तो आपको पता है कि राष्ट्रपति हमारे देश के प्रथम नागरिक होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो भारतवर्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब कूटनीतिक शक्तियाँ में क्या क्या हैं उन्हें, तो कोई भी जो संधि, करार अन्य देशों के साथ होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं। राजदूतों की जो नियुक्ति होती है, हमारे यहाँ के राजदूत अन्य देशों में नियुक्त किए जाते हैं, तो उनकी नियुक्तियां भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जो अन्य देशों के राजदूत होते हैं, हमारे यहाँ नियुक्त होते हैं, तो उनका परिचय प्राप्त करना, उसे स्वीकार करना भी राष्ट्रपति के द्वारा ही होता है। तो ये राजनयिक या कूटनीतिक शक्तियों के अंतर्गत आते हैं। अब हम आते हैं कि राष्ट्रपति को कुछ आपातकालीन शक्तियां दी गई हैं। हमारे संविधान में कुछ आपातकालीन परिस्थितियों की कल्पना की गई है और उन स्थितियों और परिस्थितियों में आपातकाल संबंधी जो प्रावधान है उनका प्रयोग किया जाता है जो राष्ट्रपति को दी गई है। हमारे यहाँ 3 तरीके के आपातकाल की कल्पना की गई है। तो सबसे पहला जो आता है अनुच्छेद 352 में, इसके अंतर्गत पूरे देश भर में या भारतवर्ष के किसी खास हिस्से में या किसी राज्य में आपातकाल लगाया जा सकता है। आप पहले अर्थात इमरजेंसी के पहले यह प्रावधान था, अर्थात तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा एक शब्द जोड़ा गया। पहले था आंतरिक अशांति या विदेशों के साथ युद्ध के समय आपातकाल लगाने का प्रावधान था। अब इसे आंतरिक अशांति में कर दिया गया है कि अगर सशस्त्र विद्रोह होता है तो उन्हीं स्थितियों में आपातकाल लगाया जा सकता है। और दूसरी जो स्थिति होती है, एक वित्तीय आपात की कल्पना की गई है। तो वित्तीय आपात में क्या है, तो इसमें अगर देश की या किसी खास राज्य का या किसी खास हिस्से की वित्तीय स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई हो, तो उन स्थितियों में वित्तीय आपात लगाया जाता है और वैसी स्थिति में उन राज्यों की वित्तीय शक्ति केंद्र के पास चली जाती है। वित्त से संबंधित कोई भी फैसला या निर्णय उन राज्यों के द्वारा नहीं लिया जाता, बल्कि केंद्र के स्तर पर ही लिया जाता है। अब एक और महत्वपूर्ण अनुच्छेद है 359। तो इसमें क्या है कि ये 352 के साथ इसको
जोड़कर देखा जाना चाहिए कि जब देश में आपातकाल लगते हैं तो उन स्थितियों में अनुच्छेद 359 के अंतर्गत राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों का निलंबन करते हैं। तो ये सारे प्रावधान जब आपातकाल की चर्चा होगी उस समय देखेंगे, लेकिन अभी वो राष्ट्रपति की शक्तियों को देख रहे हैं तो इसकी चर्चा कर रहे हैं। अब तीसरे प्रकार के जो आपातकाल की कल्पना की गई है वह है अनुच्छेद 356 में। तो अनुच्छेद 356 में क्या प्रावधान है? तो इसमें प्रावधान किए गए हैं कि राज्यों में अगर संवैधानिक तंत्र विफल होता है तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो इस अनुच्छेद का सबसे ज़्यादा दुरुपयोग भी हुआ है, इसलिए यह अनुच्छेद काफ़ी विवादास्पद भी रहा है। तो इसके बारे में भी हम तब देखेंगे जब इस पर आएंगे, लेकिन अभी हमको जानना है कि राष्ट्रपति को क्या शक्तियां हैं। तो राष्ट्रपति शासन राज्यपाल की अनुशंसा पे लगाया जाता है, राज्यपाल अनुशंसा करते हैं, उसके बाद राष्ट्रपति शासन की घोषणा करते हैं वैसे राज्यों में। तो ये हैं आपातकालीन शक्तियाँ। अब हैं कुछ विवेकाधीन शक्तियाँ। विवेकाधीन शक्तियाँ वैसी शक्तियों को बोला जाता है जिसमें संविधान में कोई उसकी कल्पना नहीं की गई है कि क्या क्या स्थितियाँ होगी। ये एक सिचुएशन बेस्ड स्थिति होती है कि कुछ वैसी स्थिति डेवलप होती हैं कि जिनमें हमारे संविधान में कुछ स्पष्ट प्रावधान ना हो, तो वैसी स्थिति में राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के द्वारा अपने विवेक से निर्णय लिए जाते हैं। तो इसमें कौन कौन सी स्थितियां हैं तो वो हम देख लेते हैं। अगर किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त होता है, अगर लोकसभा के लिए आम चुनाव हो, विधानसभाओं के लिए आम चुनाव हुए हों, तो उनमें अगर किसी पार्टी या किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होती है उसके संबंध में निर्णय राज्यपाल और राष्ट्रपति के द्वारा अपने विवेक से लिया जाता है। दूसरी स्थिति होती है कि लोकसभा के विघटन का निर्णय सरकार के बहुमत खोने की स्थिति में। मान लीजिए कि ऐसी स्थिति होती है कि किसी पार्टी की सरकार चल रही हो या किसी गठबंधन की सरकार चल रही हो, तो गठबंधन से कुछ पार्टियों ने अपना समर्थन वापस ले लिया या अपनी पार्टी में ही टूट हो गई, तो ऐसी स्थिति में सरकार अल्पमत में आ जाती है। तो उस अल्पमत सरकार के द्वारा साधारणतः यह देखा गया है कि प्रधानमंत्री हो, या प्रधानमंत्री के केस में तो कम देखा गया है, मुख्यमंत्री के केस में ज़्यादा देखा गया है कि वो राज्यपाल को सिफारिश करते हैं कि इस विधानसभा को भंग कर दिया जाए, विघटन कर दिया जाए, नया चुनाव करवाया जाए। तो नया चुनाव करवाया जाएगा या नहीं करवाया जाएगा, या राष्ट्रपति या राज्यपाल उसी स्थिति में किसी अन्य पार्टी को मौका देंगे सरकार बनाने का, किसी व्यक्ति को मौका देंगे, ये उनका अपना विवेकाधिकार का क्षेत्र होता है। वो अपने विवेक से निर्णय लेते हैं कि इस अल्पमत की सरकार की सलाह को माना जाए या नहीं माना जाए। और स्थिति एक आती है कि बहुमत खोने के बाद मंत्रिमंडल त्यागपत्र नहीं दे रहा हो। मान लीजिए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिसमें सरकार ने बहुमत खो दिया है, फिर भी मंत्रिमंडल इस्तीफा देने को राजी नहीं हो, तो वैसी स्थिति में राज्यपाल और राष्ट्रपति को स्वविवेक से निर्णय लेने का अधिकार होता है। वह मंत्रिमंडल को चाहे तो भंग कर सकते हैं। केंद्र की स्थिति में केंद्र के स्तर पर यह नहीं देखा गया है, मर्यादाओं का, राजनीतिक मर्यादाओं का पालन किया गया है हमारे प्रधानमंत्रियों के द्वारा। कई बार ऐसे मौके आए, मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री थे उनकी सरकार अल्पमत में आ गई थी, चरण सिंह, उसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी, इंद्र कुमार गुजराल, देवे गौड़ा, तो कई ऐसे मौके आए परंतु उन्होंने अपने मर्यादाओं का पालन किया है। परंतु राज्यों के संदर्भ में ऐसा नहीं है। यह अक्सर देखा जाता है कि कोई सरकार अगर अल्पमत में आती है तो मंत्रिमंडल अपना त्यागपत्र देने को तैयार नहीं होता है और वो कहते हैं कि
नया चुनाव करवा लिया जाए या कोई अन्य तरीके से सुझाव देते हैं, तो वैसी स्थिति में राज्यपाल या राष्ट्रपति उस मंत्रिमंडल को भंग कर सकते हैं और ये निर्णय उनका स्वविवेक के आधार पर होता है। अब एक स्थिति होती है कि मान लीजिए कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की अकाल मृत्यु हो जाती है उनके कार्यकाल के बीच में ही, तो ऐसी स्थिति में नया प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया जाए। अगर पार्टी ने अपनी तरफ से कोई नया कैंडिडेट अगर दिया है तब तो बात ठीक है, लेकिन बहुत बार स्थिति ऐसी होती है कि उन पार्टियों में एक मत नहीं हो पाते किसी व्यक्ति के नाम पर, तो उन स्थितियों में भी राष्ट्रपति और राज्यपाल को यह शक्ति है कि वो चाहें तो किसी भी व्यक्ति को बुला सकते हैं या किसी पार्टी को मौका दे सकते हैं सरकार बनाने के लिए। अब कुछ विधेयक के मामलों में विवेकाधीन शक्तियां हैं, राष्ट्रपति को भी है, राज्यपाल को है। इस मामले में बल्कि राज्यपाल को ज़्यादा है शक्तियां। वो क्या है कि राष्ट्रपति को अगर कोई विधेयक संसद के द्वारा पारित करके भेजा जाता है हस्ताक्षर के लिए, तो राष्ट्रपति अगर चाहे तो उसको पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। तो यह पुनर्विचार का जो मामला होता है यह पूरी तरीके से राष्ट्रपति को अपने स्वविवेक से लेना पड़ता है। वैसी ही स्थिति राज्यों में राज्यपाल के साथ होता है। वहाँ पे राज्यपालों के लिए बाध्यकारी नहीं है कि वो मंत्रिमंडल के सलाह को माने। विधानसभा या विधानमंडल के द्वारा जो विधेयक पारित करके भेजे जाते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर कर देंगे। उसमें अनुच्छेद 200 में एक प्रावधान है कि कुछ मामले जो हैं राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकते हैं राज्यपाल। तो इस संबंध में राज्यपाल का जो निर्णय होता है वह पूरी तरीके से अपने विवेक पर निर्भर करता है। अब एक मामला आता है कि अनुच्छेद 356 में, तो ये तो हम लोगों ने देख लिया कि राज्यपाल की अनुशंसा पे ही राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाए जाते हैं। अब हम आते हैं कि एक और मामला बचता है विशेष परिस्थितियों में अधिवेशन बुलाने का। मान लीजिए कि सदन जब सत्र में नहीं हो, तो वैसी स्थिति में कुछ ऐसे मामले अगर आ जाएं जिन पर कानून बनाना जरूरी हो या कुछ ऐसे विषय आ जाएं जिन पर सामूहिक चर्चा हमारे विधायकों या सांसदों के द्वारा होना जरूरी है, तो वैसी स्थिति में विशेष अधिवेशन का प्रावधान है। राष्ट्रपति चाहें तो विशेष अधिवेशन संसद का बुला सकते हैं। राज्यपालों को भी वही शक्तियां हैं, वो विधानमंडल का विशेष अधिवेशन या विशेष सत्र बुला सकते हैं, बैठक आहूत कर सकते हैं। अब एक मामला है कि मान लीजिए कि मुख्यमंत्री या मंत्री अगर उन पे कोई भ्रष्टाचार का मामला हो या अन्य मामले हों, तो उनसे संबंधित जो विषय होते हैं तो उन पे अगर मुकदमा चलवाना हो या गिरफ्तारी की बात हो तो इसकी अनुमति राज्यपाल के द्वारा ही दी जाती है कि वो मुकदमा चलाया जा सकता है, नहीं चलाया जा सकता है। तो ये मामले भी विवेकाधीन से ही जुड़े मामले होते हैं। अब विशेषाधिकार, राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को ही अनुच्छेद 361 अर्थात आर्टिकल 361 के तहत कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं। वे विशेषाधिकार कौन से हैं तो उसको हम जानते हैं। सबसे पहला जो विशेषाधिकार दिया गया है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए वो किसी कोर्ट के प्रति उत्तरदायी नहीं है। अर्थात उन्होंने जिन कर्तव्यों का पालन किया है उन कर्तव्यों के लिए उन्हें किसी कोर्ट में खड़ा नहीं किया जा सकता है, चुनौती नहीं दी जा सकती है। दूसरा क्या है कि आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती है, अर्थात क्रिमिनल केस दोनों पे ही नहीं चलाए जा सकते हैं। कब? जब वो अपने कार्यकाल में हो, अपने पद पे हो, बैठे हुए हों, वैसी स्थिति में उन पर आपराधिक मुकदमे नहीं चलाए जा सकते हैं। किसी कोर्ट के द्वारा उनके गिरफ्तारी का या कारावास की सज़ा नहीं सुनाई जा सकती है। सिविल मामले चलाए जा सकते हैं, लेकिन उसकी भी प्रक्रिया होती है,
उस प्रक्रिया को पूरा करना पड़ता है। और यह मुख्य रूप से राज्यपाल के संबंध में होता है कि उनके पद पर बैठे रहने के दरमियान भी सिविल मुकदमे चलाए जा सकते हैं। उसकी प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया की 3 महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। वो बिंदु कौन कौन से हैं? तो पहली बिंदु होती है कि प्रक्रिया शुरू करने से पहले 14 दिन पहले लिखित में सूचना देनी होगी। किन्हें देनी होगी? तो राज्यपाल को देनी होगी। वो 14 दिन सूचना देने के बाद 14 दिन पूरा होने के बाद उसके बाद 2 महीने का, और दूसरा जो मुख्य बिंदु है कि 2 महीने के बाद जो है सो मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जा सकती है अदालत में। तीसरी जो मुख्य शर्त है उसमें कि इस सूचना में जो भी पक्षकार होंगे जिन्होंने राज्यपाल के विरुद्ध मुकदमा चलाने का निर्णय लिया है, तो उस पक्षकार व्यक्ति को अपना नाम देना होगा, पता देना होगा, और किस तरीके का वो मुकदमा चलाना चाहते हैं उस मुकदमे की प्रकृति को बतलाना पड़ेगा। तो ये तीनों बातें पूरी होनी चाहिए, ये तीनों शर्तें पूरी होने चाहिए। उसके बाद ही सिविल मुकदमा भी राज्यपाल के ऊपर चलाए जा सकते हैं। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण विशेषाधिकार जो राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को प्राप्त हैं, और अन्य मामले भी जिसकी हमने आज चर्चा की वो आपको समझ में आया होगा, ऐसी मुझे आशा है। अगर पसंद आया हो तो इस चैनल को आगे बढ़ाने में आप मदद करें। आप इसको सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के बीच में शेयर करें, लाइक और कमेंट ज़रूर दें, साथ में नोटिफिकेशन वाली घंटी ज़रूर बजा दें। धन्यवाद दोस्तों।